हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो बने रहिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मतलब बिल्कुल एकदम बेसिक से बताया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीधे आपका माइंड में बैठ जाएगा एक एक सवाल, ठीक है। तो हम लोग बेसिक्स क्लास देखेंगे, आपका 2-3 भाग में इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 1 नंबरिया, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया, सभी टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। जितने भी टाइप से आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, सभी टाइप को एक एक करके पढ़ाया जाएगा बारी बारी से, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ बिल्कुल। तो आइए चलते हैं हम लोग सीधे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या कि क्लास 10th, ठीक है, मैथ चैप्टर 1, ठीक है, मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए, ठीक, 25 में पढ़िएगा, 26 में एग्जाम दीजिएगा आप लोग। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ, ठीक है, सभी को समझ में आएगा। जितने भी बच्चा है ना, जो कमजोर से कमजोर भी बच्चा है, उसको भी समझ में मैथ आने लगेगा, ठीक है। यानी अब मैथ सबसे बनेगा, यानी अब जो मैथ है सबसे बनेगा। जो कमजोर से कमजोर भी विद्यार्थी है, उसको भी मैथ समझने लगेगा, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक में। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग के सामने, चलिए, पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग फुल कंसेप्ट के साथ, कमजोर से कमजोर भी विद्यार्थी वो भी मैथ को समझने लगेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले चैप्टर का नाम है क्या, वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या है, ठीक है, यहाँ पर चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो पहले समझेंगे हम लोग कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, या वास्तविक संख्याओं का समूह कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको ऐसे घुमा के पूछ दिया जाता है कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, तो वास्तविक संख्या कहा जाता है, या वास्तविक संख्याओं का समूह कहा जाता है, ठीक है। तो सभी परिमेय और सभी अपरिमेय, ठीक है, को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा, ठीक। जैसा कि यहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या, जितने भी माइनस वाला संख्या होगा, जितने भी माइनस वाला संख्या है, और जीरो, ठीक है, प्लस में, बटे में, ठीक है, यहाँ तक ये सभी परिमेय है, क्या है, परिमेय, यानी माइनस वाला संख्या, उसके बाद जीरो, प्लस वाला संख्या और बटे के रूप में जितना भी है सब क्या है, परिमेय। उसके बाद √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय। तो ये सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। और मूल रूप से वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय, अपरिमेय, ठीक है। यानी वास्तविक संख्या पिता हो गया तो उसका 2 पुत्र होगा, परिमेय, अपरिमेय। चलिए आगे समझते हैं। यानी जितने भी माइनस में संख्या, चाहे माइनस में 1 रहे, चाहे माइनस में 2 रहे, चाहे माइनस में 3 रहे, ठीक है, कुछ भी रहे, या जीरो रहे, फिर प्लस में 1, 2, 3 कुछ भी रहे, 4, 5 कुछ भी रहे, जितने भी माइनस वाला संख्या रहे या प्लस वाला संख्या रहे या जीरो रहे, सब का सब परिमेय संख्या कहलाता है। फिर परिमेय संख्या बाद में हम लोग देखते हैं। और ये सब क्या है, जो रूट के अंदर से नहीं निकले उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो बारी बारी से हम लोग समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको यहाँ से केवल पूछा जाएगा कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके सामने, चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ कहता है क्या, एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर कहता है कि वास्तविक संख्याएं मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। यानी वास्तविक संख्याएं जो है ना, वो मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, एक का नाम है परिमेय संख्याएं, दूसरा का नाम है आपका अपरिमेय संख्याएं। क्या है, अपरिमेय संख्याएं, जिसको रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, यानी हिंदी में परिमेय संख्या और इंग्लिश में रेशनल नंबर। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब देना है कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो 2 प्रकार का अभी हम लोग देखें कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम परिमेय, दूसरा का नाम अपरिमेय। तो पहला यहाँ पर देखेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है ना, पहला क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या जो है, तो ये आपका परिमेय संख्या जो है, तो परिमेय संख्या फिर किसे कहते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या फिर किसे कहते हैं, तो इसको आइए समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या जो है, तो ये इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि जो संख्या भिन्न के रूप में हो, जो संख्या भिन्न के रूप में हो, भिन्न का मतलब अंश बटा हर के रूप में हो, और हर नॉट इक्वल 0 हो, हर 0 के बराबर ना हो, उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग कि
क्या लिख सकते हैं कि जो संख्या भिन्न, भिन्न का मतलब होता है, भिन्न को बोलेंगे कि P बटा Q के रूप में हो तथा Q नॉट इक्वल 0। Q का मतलब हर, नॉट इक्वल 0, यानी कभी भी हर में 0 नहीं आना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या कौन हो सकता है, तो जैसे कि अब मान के चलते हैं, जैसे माइनस में 4, माइनस में 3, ठीक है, माइनस में 2, माइनस में 1, ये सभी जितना भी माइनस वाला संख्या होगा ना, सब परिमेय संख्या है। उसके बाद 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद 1, 2, 3, ठीक है, चलता रहेगा। फिर 1/2, ठीक है, 3/5, ये जितना भी बटे के रूप में रहे, चाहे प्लस में संख्या रहे, चाहे माइनस में बटे के रूप में रहे, सभी संख्या क्या होगा, आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। ये जितना भी देख रहे हैं ना, सब का सब क्या है, परिमेय संख्या है। सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अब बोलिएगा कि आप लिखिए सर भिन्न के रूप में P/Q, तो अपने आप में प्रत्येक संख्या के नीचे, जैसे 4 है ना, 4 के नीचे 1 छिपा हुआ है, 3 के नीचे 1 है, प्रत्येक संख्या के हर में 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, इसको ये समझेंगे हम लोग। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है इसका कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन जो संख्या रूट से नहीं निकलेगा वो परिमेय नहीं होगा। ठीक है, अपरिमेय होगा वो संख्या। चलिए इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए। चलिए अब देखेंगे हम लोग, परिमेय संख्या समझ गए हम लोग। तो अब यहां पर देखेंगे क्या, परिमेय संख्या से संबंधित कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, उसको भी समझ लीजिए। यहां पर देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2-3 बार। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। जब भी ऐसा बोलेगा कि दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो अनंत बोले, अनेक बोले, ठीक है, अनंत जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, बहुत सारा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, अनंत। तो अनंत क्या जवाब देंगे, अनंत देंगे, या फिर क्या देंगे हम लोग, अगर हम लोग अनंत नहीं देते हैं तो हम लोग क्या देंगे, हम लोग देंगे अनंत के बदले में लिखा हुआ रह सकता है अनेक। क्या लिखा हुआ रह सकता है, अनेक। ठीक है, क्या रहेगा, अनेक। जिसको बोल सकते हैं हम लोग अनगिनत, जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अनगिनत। क्या बोल सकते हैं, अनगिनत भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसको भी याद रखिएगा, यानी अनंत बोल सकते हैं, या फिर अनेक बोल सकते हैं, या अनगिनत। तो जब भी बोलेगा सवाल कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, अनंत, या अनंत नहीं रहेगा ऑप्शन में तो अनेक रहेगा, या फिर अनगिनत रहेगा, ये सही होगा। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग। यहाँ पर कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग का मतलब जोड़। ठीक है, जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो योग या अंतर या गुणनफल या भागफल हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। इसका कहने का मतलब ये है, आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, तो उसका जवाब देंगे परिमेय संख्या। एक क्या होगा, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जब भी दो परिमेय संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, परिमेय संख्या। फिर दो परिमेय संख्याओं का अंतर करेंगे, यानी घटाएंगे, अंतर का मतलब घटाना। दो परिमेय संख्याओं को जब घटाएंगे आपस में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक परिमेय संख्या। जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा, एक परिमेय संख्या। जब दो परिमेय संख्याओं को लेकर के भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, परिमेय संख्या। चाहे दो परिमेय संख्याओं को लेकर जोड़े या घटाए या गुणा करे या भाग दे, हमेशा आंसर क्या आएगा, आपका एक परिमेय संख्या। तो इसको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम मान लेते हैं हम लोग, देखिए आगे, चलिए यहां समझते हैं हम लोग। यहां कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं हो सकती है। यहां पर सवाल आ चुका है डायरेक्ट कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो इसका उत्तर हम लोग क्या देंगे, इसका उत्तर देंगे
ऐसे बिहार बोर्ड में एग्जाम पूछे जाते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो आप क्या बोलिएगा? अनंत बोलिएगा। उत्तर में क्या बोलिएगा? अनंत बोलिएगा। उत्तर में आपको बोलना है, उत्तर में क्या बोलिएगा? अनंत बोलिएगा। क्या बोलिएगा? अनंत। ठीक है, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि अभी बताया ना इससे पहले कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होती है। तो जिस ऑप्शन में एक परिमेय संख्या रहेगा आप दे दीजिएगा। यहाँ पर गुणनफल के जगह पर अंतर देता तब भी एक परिमेय संख्या यही होता, और यहाँ पर गुणनफल के जगह पर अगर भागफल देता तब भी यही आंसर होता, अगर यहाँ पर योग देता तब भी यही आंसर होता। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, चलिए जैसा कि यहाँ पर एक समझिए, अभी जो हम बात बोले कि सबसे पहले दो परिमेय संख्या मान लेते हैं। दो एक क्या है? परिमेय संख्या। तीन भी क्या है? परिमेय संख्या। दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा? पाँच। तो पाँच भी तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार दो परिमेय संख्या मान लेते हैं, दो और तीन, ये दो, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। ये दोनों का अंतर करेंगे तो क्या होगा? -1। तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है। अब मान लेते हैं कि पाँच, ठीक है, और दो, तो यहाँ भी ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, दोनों का गुणनफल क्या होगा? 5 दूनी 10। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय, परिमेय, दोनों का अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ये समझाने के लिए ऐसा करें। अब मान लेते हैं हम कि कोई संख्या 20 है और इसको भागफल करेंगे किससे? 4 से। तो 20 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 5। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, और दो परिमेय संख्याओं का भागफल हमेशा क्या आया? परिमेय आया। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में बिल्कुल आ चुका है। चाहे दो परिमेय संख्या को लेकर के जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग दीजिए, तब भी उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। मेरे ख्याल से अच्छा से समझ में आ चुका है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम लोग अगला। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। अब परिमेय संख्या तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। चूंकि हम लोग अभी पढ़े कि वास्तविक संख्याएं मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या? परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे किसके बारे में? अपरिमेय संख्या के बारे में। तो आइए अपरिमेय संख्या का परिभाषा देंगे। क्या देंगे? कि जो संख्या परिमेय संख्या के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसा भी कर देंगे तो हो जाएगा। यानी कि जो संख्या परिमेय, जो संख्या परिमेय संख्या के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या परिमेय संख्या के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतना याद रखिएगा। अब जैसे वाला में दिमाग लगाइएगा, ठीक है, जैसे वाला में आपको दिमाग लगा, चूंकि परिमेय अपरिमेय से सवाल रहेंगे ही रहेंगे आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो जैसे में ज़्यादा दिमाग लगाना है कि जैसे किसको बोलेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या। मान लेते हैं √2। अब इसको हल करेंगे तो ये रूट से पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद √3, ये भी क्या है? √2, √3, ये सब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5, ठीक है। अब √7, ठीक है, √8, ठीक है, √10, ठीक है, √11, ठीक है। इसी तरह से आपका पाई भी क्या है? ये जो पाई देख रहे हैं ना, पाई भी क्या है? एक आपका अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। जो भी रूट के अंदर रहे उसको हल करने पर पूरा बाहर नहीं निकले, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकले, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो जितना भी रूट के अंदर है ये कोई भी इसका वर्ग नहीं होगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको याद रखिएगा। लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगला बात क्या कहता है यहां पर? चलिए यहां पर कहता है कि एक
देखिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर या गुणनफल या भागफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। एकदम ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक याद रखिएगा, VBI है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव या दो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कहता है कि एक परिमेय यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग रहे, चाहे अंतर रहे, चाहे गुणनफल रहे, चाहे भागफल रहे, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या होता है, चाहे एगो परिमेय एगो अपरिमेय को लेकर जोड़ोगे तब भी अपरिमेय आएगा। कहने का मतलब यहाँ समझते हैं, जैसे एक परिमेय 2 क्या है, परिमेय, और प्लस √2 क्या है, ये हो गया परिमेय, और ये क्या हो गया, अपरिमेय। तो ये एक परिमेय एक अपरिमेय, तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। एगो परिमेय और एक अपरिमेय बराबर आंसर क्या होगा, अपरिमेय। फिर चाहे यहाँ पर जोड़ दो, चाहे यहाँ पर अंतर कर दो, एक देखो ये परिमेय ये अपरिमेय, तो बराबर क्या होगा, अपरिमेय। अब मान लेते हैं गुणनफल करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, तब भी ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। एक परिमेय एक अपरिमेय बराबर अपरिमेय। चाहे भागफल करेंगे, ठीक है, जैसे 2 भागा √3, तो ये हो गया परिमेय, एक ये हो गया अपरिमेय, तो बराबर क्या होगा, अपरिमेय होगा। चाहे आप जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय रहने से हमेशा आंसर क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्लियर है? चलिए लीजिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। चलिए एक बार और समझ लेते हैं इसको, परिमेय अपरिमेय। अब मान लेते हैं कि आप लोग जानते हैं कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है। बोलेगा पाई 1 है तो क्या बोलेगा, परिमेय संख्या है। ऐसा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि पाई 1 है तो क्या बोलेगा, कौन संख्या है, तो परिमेय अपरिमेय संख्या है। अगर बोलेगा कि पाई/2 क्या है, तो पाई/2 कहेगा तब भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगर आपको ऐसा बोले 2/पाई, तब भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। एक परिमेय, ऊपर में अपरिमेय, नीचे में परिमेय, तब भी अपरिमेय। या ऊपर में परिमेय 2 तो परिमेय और ये अपरिमेय, बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अगर आपको ऐसा पूछे, मान लेते हैं कि 2पाई 1 है तो कौन संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर 5पाई पूछे तब भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको एक परिमेय देखना है कि एगो है परिमेय एगो अपरिमेय, तो बराबर आंसर क्या होगा, अपरिमेय होगा। बस टेक्निक से काम कीजिए, बिल्कुल आप जवाब सही दे के आइएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दे, मान लेते हैं क्या कि 2/√3 कौन संख्या है, तो ये जानते हैं परिमेय और ये अपरिमेय, तो बराबर क्या आंसर होगा, दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, अपरिमेय। दोनों मिला के क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे यहाँ पर 10 है और प्लस में √5 है, तो अब यहाँ देखिए ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो दोनों मिला के एक साथ क्या बोलेंगे, अपरिमेय। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो सकता है, गुना हो सकता है, भागा हो सकता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में एगो परिमेय एगो अपरिमेय बराबर आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो मेरे ख्याल से इसका कंसेप्ट फुल समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या समझना है, एक एक टाइप को समझते चलिएगा, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो सभी टाइप को जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हल्का है, उतना भी कठिन नहीं है मैथ, ठीक। चलिए अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर, चलिए यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है, सवाल कहता है कि ये सवाल कहता है, देखिए अब जितना परिमेय अपरिमेय पढ़े ना, उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन, ठीक है, उसी क्वेश्चन को उठा के लेके यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम लेके आए हैं, तो ये समझिएगा, ठीक। तो परिमेय अपरिमेय एक टॉपिक है, क्या है, परिमेय अपरिमेय एक टॉपिक है, वहाँ से सवाल आपका हर साल बोर्ड में रहेंगे, ठीक है। बिना सोचे समझे आपको तैयारी करना ही है, यहाँ से सवाल रहेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं क्या कहता है, यहाँ कहता है, सवाल कहता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन देखिए, पहला परिमेय, यहाँ पर कहता है परिमेय कौन है, तो √3 अपरिमेय है, ये तो परिमेय है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखते हैं √6, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमको लेना है परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट से निकलेगा नहीं 6, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका
आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अच्छा यहाँ देखिए परिमेय प्लस अपरिमेय तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन कैसा है, तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर बटे में है, ये ऑप्शन नंबर बी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है 2√2 और बटा में क्या है, देखिए ये जो देख रहे हैं ना ऐसे, ये बटा है, क्या है बटा है, बटा में क्या है √2 है। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 2 क्या है परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही जवाब है। ठीक, बाकी सब क्या है, सब अपरिमेय, हमको चुनना क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ये, क्योंकि यहाँ पर बटे में है, इसको ये ऐसे बटे भी लिखा जाता है, तो यहाँ पर इसको ऐसे कर दिए इतना बटे इतना, तो √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 2 बचेगा। तो 2 एक क्या है परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ले लीजिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी नंबर हो चुका है, ठीक। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ भी परिमेय संख्या को ढूंढना है, तो अब ढूंढते हैं हम लोग। क्या कहता है, देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, रूट के अंदर है कितना, रूट के अंदर है आपका, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में कह रहा है कि रूट के अंदर कितना है 64 है, रूट के अंदर कितना है 64 है। अच्छा यहाँ पर रूट पूरे पर है, ठीक है, पूरे पर रूट है, रूट के अंदर 64 भी है 36 भी है, ठीक है। और यहाँ पर रूट के अंदर ये पूरा रूट है, ठीक है, इसमें भी पूरा रूट है, ठीक है, क्योंकि जब टाइपिंग करते हैं तो पूरा रूट नहीं चढ़ता है, ठीक। और इसमें भी रूट पूरा है, दोनों पर रूट है, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, ठीक। यानी रूट के अंदर 64 और 36 है। तो ऑप्शन ए देखिए, और रूट के अंदर कितना है 64 36, दोनों को जोड़ेंगे 64 और 36 को जोड़ेंगे 100 होगा। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10, तो बराबर 2 टर्म सेम है, 1 टर्म बार हो जाएगा। तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, क्या हो गया परिमेय संख्या। अब देखिए रूट के अंदर कितना है 25 + 25 तो 50, ये रूट से नहीं निकलेगा, ओ परिमेय है। 49 98 होगा, ये भी नहीं निकलेगा। 36 36 72 होगा, ये भी नहीं निकलेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऐसा टेक्निक दोनों को जोड़ के इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, अगर रूट से निकल जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं निकलेगा, तो ओ परिमेय संख्या होगा। एक बार देख लीजिए आप, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि क्वेश्चन देखना जरूरी, जितना थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका थ्योरी का उस थ्योरी का क्वेश्चन नहीं देखिएगा तो आपको फिर समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। थ्योरी देखना बहुत जरूरी है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहां पर क्या कहता है, तो यहां पर कहता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, वही परिमेय संख्या, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन प्यार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, उसको उठा के लेके आया है। तो परिमेय संख्या कौन है, देखिए ये 4 परिमेय, ये अपरिमेय, तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, एगो परिमेय एगो अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पर परिमेय लेना है हमको। यहाँ देखिए ये रूट के अंदर ये कितना है, यहाँ पर 10 है, ये परिमेय है, और प्लस रूट के अंदर कितना है 100 है, ये रूट के अंदर है 100, ठीक है, रूट के अंदर कितना है 100 है, रूट के अंदर 100 है। तो रूट के अंदर 100, यहाँ पर क्या है 10 प्लस रूट के अंदर 100 है, ठीक है। तो 100 है तो यहाँ पर कर सकते हैं 10 प्लस इस 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 10 प्लस ये दोनों टर्म सेम हो गया तो एक टर्म बार हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 10 20 हो जाएगा। तो ये निकल गया ना, ये सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ देखिए परिमेय अपरिमेय, तो अपरिमेय परिमेय अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये क्या है परिमेय है, क्या है परिमेय, हमको परिमेय लेना था तो परिमेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को जब तक नहीं कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा, जितना पढ़ते हैं उस टाइप का क्वेश्चन करना सीखिए, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि जो बच्चा पहले से कहीं पढ़े हैं तो वो बताइएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि आपका सही आंसर कमेंट में लिखिएगा कि इसका आंसर ये है सर, इसका आंसर बी है, सी है, डी है, ठीक है, बताइएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय। तो देखिए यहाँ परिमेय अपरिमेय, तो बराबर अपरिमेय हो जाएगा, ये परिमेय नहीं है। यहाँ पर देखिए परिमेय अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए रूट में ये ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन को यहाँ समझ जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है √3 और बटा में क्या है √5, तो ये भी अपरिमेय, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं
ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कैसे सही है, देखिए रूट के अंदर 12 है और बटा में रूट के अंदर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 12 है ना तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। देखिए 12 को लिख सकते हैं द्विगुनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, फिर बटा में √3। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों दो का जोड़ा हो गया तो 12 हो जाएगा, इसका जोड़ा नहीं है तो रूट के अंदर रहेगा, और बटा में √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 जब इसको हल किए, देखने से लगा कि ओ परिमेय है, लेकिन जब हल किए तो पता चला कि रूट से पूरा बार हो गया, तो 2 निकला। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो बच्चों बने रहिए, पूरा क्लास को देखिए, आपको बिल्कुल मैथ में डरने की कोई जरूरत नहीं। नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा आप 70, 80, 90 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ऑफलाइन में बच्चा मतलब 100 में 100 भी लाए हैं, ठीक। उसके लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन मेहनत करना होगा। मैथ क्या है कि प्रैक्टिस, आप डेली उसको बनाते रहिए, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर फिर उसके बाद एक रणनीति बनाएंगे कि आपको ओनली 5 चैप्टर, पूरे गणित में से 5 चैप्टर बना लीजिएगा तो आप 90+ नंबर लेके आइएगा। वो ढूंढ के लाएंगे आपके लिए हम। पहले ये सब पढ़िए, ठीक। ये पहला चैप्टर है, इससे आपको वेटेज जो रहता है ना, जब क्वेश्चन की संख्या डबल कर दिया है, पहले डबल नहीं किया था तो 10 नंबर पूछा जाता था, 10-12 नंबर, अब डबल किया है तो 15 से 20 नंबर तक पूछा जाता है पहला चैप्टर से, ठीक है, वास्तविक संख्या से। तो इसलिए इसको अच्छा से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, रूट, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर क्या है, √64, ठीक है, और बटा रूट कितना है, 36 है। तो 36 है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे रूट के अंदर कितना है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं 8 गुना 8 64 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बटा में √36 है तो 6 गुना 6, तो यहाँ पर जोड़ा मिला तो 8 निकल जाएगा, यहाँ पर जोड़ा मिला तो 6 निकल जाएगा। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय। तो यहाँ पर बोला गया है अपरिमेय, परिमेय के बारे में नहीं बोला गया, अपरिमेय। तो अपरिमेय ये क्या है, परिमेय है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन नंबर ए परिमेय है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या है, 81 है, रूट के अंदर क्या है, 81, तो 81 है तो इसको लिख सकते हैं 9 × 9, ठीक है, जोड़ा में हो गया तो एक 9 निकल जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय हो गया, जबकि लेना है अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रूट के अंदर 2.5, ठीक है, ये हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये पूर्णतः नहीं लिख लेगा, ये अपरिमेय संख्या। अच्छा इसको डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर क्या है, रूट के अंदर कितना है, 49, रूट के अंदर 9 है, तो 49 है तो 49 रूट के अंदर है 7 गुना 7, 7 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 है तो 3 गुना 3, ये भी निकल जाएगा, ये भी परिमेय हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आप वीडियो को अधूरा छोड़ के नहीं भागिए, जब बैठते हैं तो पूरा देखिए, ठीक है, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो अब आपके पास समय नहीं रहा, अब बहुत कम समय है, क्योंकि अब ये अगस्त भी समाप्त होने वाला है, तो अभी से पढ़ के आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको मेहनत करना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा। आपके लिए बहुत मेहनत करके क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, थ्योरी के साथ क्वेश्चन बनाते हैं हम, ठीक है, पहले रिसर्च करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इसको देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और अपने तो पढ़ते ही हैं, दूसरे बच्चे को भी शेयर कीजिए ताकि वो बच्चा का भी इससे फायदा उठा सके, ठीक है। जितने भी ब्यार बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ तक संपर्क आपका है अपने दोस्तों तक भी पहुँचा दीजिए, ठीक। चलिए अब देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में कह रहा है, तो रूट के अंदर 17 है तो ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ रूट के अंदर 100 है तो ये तो निकल जाएगा ना, 100 है तो 10 गुना 10 करेंगे, 100 होगा, एक 10 निकल जाएगा, ठीक है, तो ये परिमेय है। यहाँ पर अपरिमेय लेना है तो ये सही जवाब है। अच्छा रूट के अंदर 4 है तो इसको भी, ये भी तो निकल जाएगा, 2 गुना 2, ठीक है, एक 2 निकल जाएगा। जब रूट से निकल गया तो परिमेय, नहीं निकला तो अपरिमेय। अच्छा रूट के अंदर 16 है, 4 गुना 4, 4 निकल जाएगा। रूट के अंदर 25 है तो 5 गुना 5, 25 होता है। यहाँ से निकल जाएगा 4, यहाँ से निकल जाएगा 5, तो ये निकल गया, दोनों निकल गया, तो ये परिमेय, ये भी परिमेय, ठीक है, ये भी परिमेय। ये क्या है, 17 का करके देखिए तो नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आगे देखेंगे हम लोग। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर कहता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि परिमेय संख्या नहीं है,
नहीं है। तो परिमेय नहीं है वही आंसर होगा, यानी कि जो परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। अच्छा, रूट के अंदर 121, 121 है तो ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि 121 को लिख सकते हैं हम लोग 11 गुना 11 करेंगे, 121 होगा, इसका जोड़ा मिला, एक 11 निकल गया, तो ये परिमेय हो गया। हमको बोलता है परिमेय नहीं है, नहीं वाला को लेना है। रूट के अंदर 144, तो इसको 12 गुना 12 करेंगे, 144 होगा। रूट के अंदर अगर 144 है तो वो अपरिमेय नहीं है, परिमेय, क्योंकि हल करने पर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा, 12 निकलेगा, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अच्छा, रूट के अंदर कितना है, 36, 36 है तो 6 गुना 6 लिख सकते हैं ना, तो एक 6 तो बाहर निकल जाएगा, ये भी क्या हो गया, परिमेय। अब रूट के अंदर 32, ये है अपरिमेय, ठीक है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसका करके देखिए नहीं निकलेगा, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए यहां पर देखते हैं सवाल क्या कहता है। कहता है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब कहता है कि अपरिमेय नहीं है उसी को आंसर लेना है। अपरिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या होगा, जो परिमेय होगा उसी को लेंगे, ठीक है। रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है 8, ठीक है, तो रूट के अंदर 8, ये रूट से नहीं निकलेगा। इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये दोनों का जोड़ा मिला तो ये 12 हो गया, इसका जोड़ा नहीं है तो रूट के अंदर होगा। एक परिमेय एक अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और कहता है अपरिमेय जो नहीं है उसी को लेना है, ठीक है, यानी परिमेय को लेना है। रूट के अंदर 32 है, ये भी नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और अपरिमेय जो नहीं है उसी को लेना है, ठीक है। रूट के अंदर कितना है, 64, तो 8 गुना 8 करेंगे 64 हो जाएगा, इसका मतलब 8 निकल जाएगा, ये है परिमेय संख्या, ठीक है। रूट के अंदर 12, ये भी नहीं निकलेगा, ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के सामने आ रहा है। देखिए ऐसा करके एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहां पर क्या है, यहां पर है कि निम्न में कौन अलग है। अलग समझ रहे हैं ना, मतलब 4 ऑप्शन में से 3 किसी तरह से एक जात का है, एक अलग है, जो अलग है उसी को लेना है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कौन सा अलग है। ये √3 है, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ पर √9 है, क्या है, √9, ये परिमेय है। √9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यहाँ पर 1 3 बार हो जाएगा तो ये परिमेय। और बाकी ये जो देख रहे हैं ना, ये अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, लेकिन ये क्या है, परिमेय है, तो ये अलग हो गया ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक। ये परिमेय, बाकी तीनों क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग के सामने कैसा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है कि पाई 1 है, पाई यानी कहता है कि पाई 1 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो हमने बताया कि पाई क्या है, ये ग्रीक शब्द है पाई, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अपरिमेय। कब कहने का मतलब पाई रहे या पाई बटे 2 रहे या फिर 2 पाई रहे, 3 पाई रहे, कुछ भी रहे, पाई के साथ कुछ भी लगा हुआ रहेगा तो वो हमेशा आंसर किस में जाएगा, अपरिमेय संख्या में जाएगा। चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी बताए हम, अभी आप लोग को क्या बताए, देखिए यहां पर क्या बोलता है कि पाई बटा 3, पाई बटा 3 1 है, तो पाई बटा 3 एक क्या है, अपरिमेय। हम बोले नहीं पाई के साथ कुछ भी लगा हुआ रहेगा, ठीक है, या प्लस माइनस बटा कुछ भी रहेगा तो अपरिमेय आंसर सही होगा। चलिए ये समझ में आप लोग को आ चुका है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़िएगा ना तो मैथ में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए यहां पर क्या कहता है, कहता है कि 2 अपरिमेय संख्याओं, एक संख्या ये है एक संख्या ये है, का गुणनफल 1 होगा। तो दोनों को गुणा करने के बाद पता चलेगा कि क्या निकलता है, परिमेय निकलता है, अपरिमेय निकलता है या क्या निकलता है। तो यहां पर क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 अपरिमेय संख्या है, इसको सॉल्व करते हैं। एक क्या है, 3 + √5 है, ठीक है, और क्या करना है, गुणा करना है। फिर दूसरा क्या है, 3 - √5। ध्यान से देखिएगा, ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है, ये 2 साल से लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन करके। तो गुणा करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, बिल्कुल फॉर्मूला बन रहा है, इसको a + b, a - b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है कि a + b × a - b का सूत्र क्या होता है, a² - b²। तो पहला स्क्वायर, ठीक है, a²
माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 पर स्क्वायर करेंगे 9 और रूट 5 पर स्क्वायर करेंगे 5। तो यहाँ पर देखा जाए 9 में 5 घटेगा 4, तो ये 4 क्या है, परिमेय की अपरिमेय? तो कहिएगा सर कि परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसे में जब भी बोलेगा तो आपको हल करके ही देखना है कि क्या लिख लेगा। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक टाइप का सवाल कंप्लीट कर दिए, यानी एक टाइप का परिमेय अपरिमेय से सवाल जो भी पूछे जाते थे उसको हम लोग कंप्लीट कर दिए। तो एक बात देखिएगा कि रूट वाला जो देगा ना, तो हर रूट के अंदर वाला वो अपरिमेय नहीं होता है, हल करने पर देखना है, ठीक है। अगर वो रूट से बाहर हो जाए तो क्या हो जाएगा, परिमेय। रूट से नहीं निकलेगा बाहर तो अपरिमेय होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर नया टॉपिक आ गया हम लोग के पास, ये टाइप, ये यानी ये जो टाइप होगा ना, टाइप, ठीक है, टाइप सेकेंड, ठीक है, दूसरा टाइप। पहला टाइप का हम लोग खत्म कर दिए, थ्योरी भी खत्म कर दिए और उसके बाद हम लोग ये भी खत्म कर दिए, क्या कहते हैं कि मतलब क्वेश्चन आंसर भी खत्म कर दिए, ठीक। अब टाइप नंबर 2 में आता है अभाज्य संख्या, ठीक है, क्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। तो दोनों नाम से इसको जानते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए कई बार एग्जाम में अभाज्य संख्या पूछ दिया और कई बार इसका सेकंड नाम से पूछ दिया रूढ़ संख्या। तो दोनों को याद रखिए, रूढ़ संख्या उसी को कहते हैं, अभाज्य संख्या को, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आइए पहले इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसका परिभाषा देख लेते हैं। यानी जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, यानी जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, क्या हो, गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। या फिर इसका दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं, जिस संख्या का जो संख्या, ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो संख्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट याद है कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, क्या लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जो संख्या खुद का मतलब स्वयं, ठीक है, खुद से कटे, जो संख्या खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। या तो ये परिभाषा याद कर लीजिएगा या तो ये परिभाषा याद कर लीजिएगा। जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। या फिर दूसरा परिभाषा क्या है, परिभाषा यह है कि जो संख्या खुद से कटे यानी खुद से भाग लगे, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब समझते हैं, जैसे इसका ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, हम यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ले लिए। चलिए यहाँ पर समझते हैं, इससे सवाल आते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग समझते हैं क्या, तो जैसे में ये जैसे वाला याद रखिएगा। जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, तो वो होगा 2, 3, ठीक है, 5, 7, ठीक, उसके बाद 11, उसके बाद 13, ठीक है, 17, ठीक है, 19 ... दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एंड सो ऑन चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह से कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलते रहेगा। कहने का मतलब कि जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो या खुद ही से कटे, एक को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके। अब जैसे यहाँ पर 2 लिए ना, 2 को चलाइए, 2 तो खुद ही 2 से चलेगा, 2 एकम 2, 2 से ही भाग लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या, कि यहाँ पर 2 ही गुणनखंड होगा। तो इसका कई गुणनखंड हुआ 2 का, एक गुणनखंड ये, एक ये, 2 हो गया, ठीक है। 3 का देखते हैं, तो 3 का देखेंगे, ये खुद ही से चलेगा, खुद ही से कटेगा, 3 एकम 3। और गुणनखंड भी दोनों परिभाषा फिट बैठ रहा है। कई गुणनखंड, 1, 2, केवल 2 गुणनखंड हो। अच्छा 5 लेते हैं, तो 5 भी 2 से ही चलेगा। किससे चलेगा, 5 5 से चलेगा, 5 5 से चलेगा। किससे चलेगा, 5 एकम 5, 5 5 से चलेगा, ठीक है, 5 एकम 5। तो इसका भी 2 गुणनखंड हुआ। अच्छा 7 का ले लेते हैं, तो 7 का जो लेंगे तो 7 किससे चलेगा, तो 7 किससे चलेगा, यानी 7 एकम 7।
7 से ही भाग लग रहा है, ठीक है, और इसका गुणनखंड कितना हो रहा है, एक गुणनखंड यहाँ, एक गुणनखंड यहाँ, 2। अब जिसका भी ले लीजिए वो दूसरे अंक से नहीं चलेगा, खुद ही से चलेगा और उसका केवल उसका 2 ही गुणनखंड होगा। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या या फिर हम लोग कहेंगे रूढ़ संख्या कहेंगे। अब एक चीज समझना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ये जैसे वाला इंपोर्टेंट है, ठीक है, जैसे वाला इंपोर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पता नहीं है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या किसको कहोगे, वो तो अनंत संख्या है ना। अभाज्य कुल अभाज्य संख्या कितनी है तो बोलिएगा अनंत है। कितना सब होगा तो अनंत होगा, उसका कहाँ तक होगा चलते रहेगा, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी के बारे में हमको मालूम है, निर्धारित है, पता है कि 2, और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, निर्धारित नहीं है, ठीक है। लेकिन कुल कितने अभाज्य संख्या हो सकते हैं तो अनंत हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक बात को याद रखिएगा आप, क्या याद रखिएगा, एक बात को याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखना है, एक पॉइंट दे के याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, संख्या 2 है। क्या है, 2 है। और अभाज्य संख्या सभी संख्या विषम है, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है। एक पॉइंट और याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या तब भी 2 है। क्या है, 2 है। यहां से क्वेश्चन फंसाता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है तो 2 है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। एक ऐसी 2 संख्या है वो सम है, बाकी सब क्या है, विषम संख्या है अभाज्य संख्या में। तो ये याद रखिएगा। चलिए इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग, चलिए अगला टॉपिक क्या आता है, तो आपके सामने आ चुका है बच्चों, ठीक है। यहां पर है क्या कि भाज्य संख्या। अब जिस प्रकार अभाज्य पढ़े ना, तो उस प्रकार क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, यानी यौगिक संख्या। तो एग्जाम में पूछा है यौगिक संख्या, निम्न में से यौगिक संख्या कौन है, या निम्न में से भाज्य संख्या कौन है। अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े थे, अभाज्य, यहाँ पढ़ेंगे भाज्य संख्या। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भाज्य संख्या के लिए परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिस संख्या का दो से अधिक, जिस संख्या का दो से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो, गुणनखंड हो। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, यानी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहेंगे। जैसे 2 से अधिक किसका गुणनखंड होगा, तो जैसे में 4 होगा, 6 होगा, ठीक है, 4 6, उसके बाद 8 होगा, ठीक, 9 होगा, ठीक है, 9 भी होगा, 10 होगा, 12 होगा, यानी एंड सो ऑन, यानी अनंत तक चलेगा। इस तरह कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा। तो हमने कहा कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो आइए चेक करते हैं। आप बोलिएगा कि सर 2 नहीं होगा तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 का जैसे 2 का निकालेंगे तो गुणनखंड है 2 एक कम 2, तो कई को गुणनखंड हुआ, 2 को गुणनखंड हुआ ना। तो यहाँ पर बोलता है 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। 3 का भी चलाइएगा, 3 एक कम 3, 2 ठो गुणनखंड होगा। क्या होगा, 2 ही गुणनखंड होगा, तो वो नहीं होगा। अब 4 का देखिए, यहाँ 4 का देखेंगे, इसका निकालेंगे 2 से अधिक हो, 2 बार से चलाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, तो कई गुणनखंड, 1 2 3 गुणनखंड। फिर 6 का चलाइए, ठीक है, तो यहाँ 2 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर गुणनखंड 1 2 3 गुणनखंड हो गया। अच्छा, 8 का चलाइए, तो 8 का 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार, तो देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हुआ, 1 2 3 4, 2 से ज्यादा गुणनखंड रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कौन है, तो 4 होगा। और सबसे बड़ी के बारे में निर्धारित नहीं है, लेकिन बोलेगा कुल कितनी भाज्य संख्या है, तो अनंत है।
अनंत का मतलब अनगिनत है, ठीक है। तो एक बार इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर एक पॉइंट और नोट कीजिएगा। क्या नोट कीजिएगा कि आपको नोट करना है, यहां पर एक पॉइंट नोट करना है, सबसे 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 छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4 है, ठीक है। और सबसे बड़ी निर्धारित नहीं है, और कुल कितने भाज्य संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछा जाता है, ठीक है। सबसे छोटी, ठीक, बड़ी तो हमको ज्ञात नहीं है, निर्धारित नहीं है, तो उसके बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे छोटी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कई बार हम देखे हैं, ठीक है, कि ये पूछा गया है। चलिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला देखेंगे हम लोग। देखिए, अब जो हम लोग पढ़े ना, जो पढ़े उससे सवाल आ गया, ठीक है। 12 बोर्ड में पूछे जाते हैं सवाल किस प्रकार से, उसको देखिएगा, ठीक है। उसको देखिएगा सवाल को। तो सवाल यहाँ पर किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब रूट संख्या, अभाज्य संख्या। तो देखिएगा, हम बोले जिसका केवल 2 गुणन हो, या फिर ऐसे याद करो जो खुद ही से कटे। यहाँ पर देखिए 29, ठीक है, 29 है, 25 है, 16 है, 15 है, तो 29 सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि 29 भाग जो लगेगा ना, तो ये किससे लगेगा, 29 से लगेगा। किससे लगेगा, 29 से ही ये कटेगा, ठीक है। किससे कटेगा, 29 से ही ये कटेगा। जैसे ये 29 है ना, तो ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। इसको 29 को अगर आप चलाइएगा, कटाइएगा, तो क्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, केवल 29 से ही कटेगा। 29 से कम 29, तो कितना गुणनखंड, 1 और 1 2, तो यही सही है। अब 25 को देखिए, तो ये 5 से चलेगा। किससे चलेगा, 5 से चलेगा, ठीक है। और ये 16, ठीक है, ये 25 बोलेगा 25, तो ये 5 से चलेगा। 5 5 6 25, ठीक है, 5 6 कम 5, तो गुणनखंड 2 से ज्यादा हो गया ना, केवल 2 गुणनखंड होगा तभी होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 16, ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। 5, ये 15 है, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो ये सब गलत है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है, आपको ऐसे चेक करके बनाना है। चलिए, हम देखते हैं आगे। बने रहिए बच्चों, पूरा वीडियो को देखिए, और लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दिए। जो अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो पहले सबसे पहले जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल कर दीजिएगा, ताकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट पढ़ाए तो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और बहुत जल्दी हम लंच करने वाले हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, उसमें सबका नाम जोड़ेंगे उस ग्रुप में, और उन विद्यार्थियों को जितना भी पढ़ाएंगे, PDF जितना नोट्स चाहिए उसको हम भेज देंगे, ठीक है। तो और एक सप्ताह रुकिए, एक सप्ताह के बाद हम बता देंगे किस नंबर से जुड़ना है आप लोग को, ठीक है। उस पर अपना मोबाइल नंबर सेंड कीजिएगा, हम जोड़ देंगे। जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी नोट्स स्पेशल होगा 2026 के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, वो सब क्वेश्चन वो आपको भेज दिया जाएगा। आप जहाँ से भी रहिए, पूरे बिहार के कहीं से भी बच्चा रहिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको मिल जाएगा फ्री में, बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या कहता है, देखिए सवाल आप अभी ये दूसरा टाइप, पहला टाइप में पढ़ी में, वो पढ़ी में पढ़े, दूसरा टाइप में क्या पढ़े, भाज्य अभाज्य। तो यहाँ से सवाल जोड़ के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, सवाल पूछे हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो आपको बता देना है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, वो भी बता देना है। अब सवाल देखिए, 1-2 बार ऐसे एग्जाम में पूछे गए सवाल को, क्या पूछे गए, यहाँ पर देखिएगा, सवाल पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो हमको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है, अभी पढ़े ना, ठीक। तो दोनों का क्या बोलता है, गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुना, जब दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अच्छा, यहाँ गुणनफल की जगह पर क्या दे सकता है, योग दे सकता है, अंतर दे सकता है। तो योग देगा तो दोनों को जोड़ देते, 6 हो जाता, ठीक है। अंतर देता तो -2 होता। जो भी देगा उस हिसाब से आप वहाँ सॉल्व कर दीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर पकड़ में समझिए, टाइप को पकड़िए, टाइप को पकड़िएगा, अपने आप सब बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन।
क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, देखिए ध्यान से, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, यानी सम अभाज्य संख्या तो 2 है, अभी बताए ना, नोट पॉइंट में लिखा है भी हम कि सम अभाज्य संख्या शुरू ही होता है 2 से, तो 2 केवल सम है, बाकी सब क्या है, जितने भी अभाज्य संख्या होगा सब विषम है, तो 2 है, इसको ये स्पेशल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए ये अब नया टॉपिक आ चुका है आपके सामने, ये टॉपिक को देखिएगा, यहाँ पर क्या कहता है, ये टॉपिक आपका आ गया नया टॉपिक, ठीक है, यानी टाइप हम लोग तीसरा में चलते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। 2 टाइप पढ़ लिए अब तक, अब तीसरा टाइप का देखेंगे। यहाँ पर क्या है, सा अभाज्य संख्या, ठीक है, सा अभाज्य संख्या। तो इसका परिभाषा क्या है कि 2 या 2 से अधिक वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका मोसो यानी एचसीएफ 1 हो उसे सा अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यानी या तो दुगो संख्या एक साथ रहेगा या 2 से अधिक संख्या एक साथ रहेगा, लेकिन वो सब संख्या का अगर मोसो निकालेंगे ना तो 1 लिख ले तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी सा अभाज्य संख्या। जैसा कि 2 3, यहाँ पर एक संख्या है क्या, 2 3, तो 2 3 का मोसो निकालिएगा, 2 3 का अगर मोसो निकालिएगा तो आपका मोसो 1 होगा, एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। देखिए 2 1 कम 2, ठीक है, यहाँ बचेगा शेष कितना, 1, फिर इसको ऐसे चलाएंगे तो 1 के 1 कई बार पढ़ेंगे, 2 होगा तो 2 बार, तो ये पूरा कट गया, तो किससे विभाजित हुआ, 1 से हुआ ना। तो हमेशा अच्छा 5 और 9 का एचसीएफ निकालिएगा 1 होगा, 21 और 65 का निकालिएगा एचसीएफ तो 1 होगा, 7 और 8 का निकालिएगा तो आपका क्या होगा, 1 होगा। यानी जब भी जोड़ा में संख्या दिया हो, दुगो संख्या रहेगा, दोनों का मोसो निकालने पर अगर 1 आए मोसो यानी एचसीएफ तो उसको बोलेंगे सा अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे, सा अभाज्य संख्या। कहने का मतलब हम मान लेते हैं एक संख्या ऐसा कि मान लेते हैं 13, ठीक है, 14, ये 13 और 14 का जब मोसो निकालेंगे ना तब भी ये क्या है, सा अभाज्य संख्या। निकालिए तो 13 14, तो एक बार चलेगा, 13 1 कम 13, ठीक है, यहाँ पर 1 होगा, अब इसको ऐसे कर देंगे या 13 को ऐसे लिख देंगे, 13 1 कम 13, ठीक है, तो पूरा विभाजित हो गया किससे, लास्ट में 1 से विभाजित हो गया। तो इसका हमेशा ये क्या कहता है, एचसीएफ, जिससे विभाजित होता है वो एचसीएफ होता है, ठीक है, तो हो जाएगा। यानी जब भी 2 संख्या का एचसीएफ 1 हो, 2 या 3 संख्या का एचसीएफ 1 हो तो वो सा अभाज्य संख्या कहलाता है। चलिए यहाँ से इससे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी क्यों छोड़ेंगे, हम लोग सभी टाइप को देख लेते हैं, ठीक, एक एक क्वेश्चन ही हम लोग का आएगा ना, 50 नंबर बनेगा ना। चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्या, तो बच्चों यहाँ पर ये सब पढ़ने के बाद कुछ हम लोग को जानकारी और भी रखना पड़ता है, जो इसे भी याद रखना है, यहाँ लिख दिए हैं, इसे भी याद रखना है, ठीक है, ये टाइप 3 में इसको याद ले लीजिएगा। जैसा कि मान के चलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, तो इस सब भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन करके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। तो बिल्कुल हम लोग छोटा यानी छोटे क्लास से ही हम लोग इस सब संख्या के बारे में जानते हैं, तो एक झलक देख लेना चाहिए। तो जहाँ पर जैसा कि प्राकृतिक संख्या के बारे में, तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, यानी शॉर्ट में इसको समझ लीजिए, परिभाषा नहीं पूछेगा आपको, परिभाषा नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन उससे जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग गिनती की संख्या को, कोई भी वस्तु को हम लोग गिनते हैं कहाँ से, 1 2 3 4 5, तो शुरू कहाँ से होता है, 1 से, तो 1 2 3 यानी गिनती की संख्या, कोई भी सामान को गिनती करेंगे कि कितना से, 1 2 3 से, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी डॉट 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 अनंत तक, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो 1 से शुरू होने वाली संख्या को यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आपको इसको याद रख लेना है कि प्राकृतिक संख्या कहे तो आप 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक यानी कि गिनती की संख्या को या 1 से शुरू होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जा सकता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निर्धारित नहीं है। और कुल कितने प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है, तो अनंत, ठीक है, तो सबसे छोटी हमको पता है कि 1 है, ठीक है, क्या है, 1 है, याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देता है। अच्छा ये सब संख्या अगर जानकारी रखेंगे तो हमको एक फायदा होने वाला है कि जब माध्य का पढ़ेंगे तो वहाँ पूछा जाता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो ये फायदा हो जाएगा, ठीक है, तो एक झलक इसको देख लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग, यानी
गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनी, या फिर कह सकते हैं कि एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसका परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको समझना है, ठीक है। यानी 1 2 3 4 एक से शुरू हुआ प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जैसा कि यहां पर देखते हैं हम लोग आगे, देखिए पूर्ण संख्या आ चुका है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को, शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। तो जैसे 1 2 3 ये सब पढ़े ना, 4 पढ़े, ठीक है, 5 6 7, ठीक है। तो इसमें अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए ना, जीरो को, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है, कहलाती है, यानी इन्फिनिटी, यानी अनंत। क्या? अनंत तक। तो आप इसको याद रखिएगा कि जीरो से लेकर के 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसको सिर्फ याद रखना है कि पूर्ण संख्या शुरू कहां से होगा? जीरो से। तो सबसे एक बात याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। क्या है? शून्य है। यानी जीरो है, शून्य है। छोटी वाला सबको याद रखिएगा, और सबसे बड़ी के बारे में निर्धारित नहीं है। और कुल कितने पूर्ण संख्या हो सकते हैं? तो अनंत हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट। इसका परिभाषा रटना नहीं है, आपको परिभाषा नहीं पूछेगा एग्जाम में, सिर्फ याद रखना है कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? जीरो से। प्राकृतिक संख्या 1 से, ठीक है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग इसको। मतलब आप देखिएगा तो इससे आपको यानी माध्यिका बहुलक बनाने में सुविधा होगा। कभी कभी ये सब भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इतना फिर आसान छोड़ के आइएगा, वो विषय नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या कहता है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी 2 से भाग देने पर पूरा भाग मतलब लग जाए, शेषफल 0 बचे, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो ये शुरू कहां से होता है? 2 4 6 8, ठीक है, 10 12, यानी एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब ये भी चलेगा कहां तक? अनंत तक चलेगा। तो इसका मतलब आपको याद रखना है, सम संख्या बोलेगा तो जितने भी जोड़ा वाला संख्या होगा ना, जोड़ा वाला, और जोड़ा वाला संख्या 2 से भाग दोगे तो शेषफल 0 बचेगा, ठीक है, पूरा कट जाएगा। तो जोड़ा वाला संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? यानी सम संख्या कहेंगे। तो सबसे छोटी यानी सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, 2 है, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और बड़ा के बारे में निर्धारित नहीं है, कुल कितने सम संख्याएं हो सकती है? तो अनंत हो सकती है, क्योंकि अनगिनत है, ठीक है, अनगिनत को ही अनंत बोलते हैं। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और 1 2 होगा उसको भी देख लेते हैं तेजी से हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक क्या है, ये तो पूर्ण संख्या हम लोग पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए। अच्छा यहां पर विषम होना चाहिए, विषम छुटा हुआ है ना, ठीक, विषम छुटा हुआ है। तो हम लोग यहां पर टाइप गलत हुआ है, तो यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, ठीक, यहां पर हो जाएगा विषम संख्या, ठीक है। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। क्या हो जाएगा? ठीक, तो यहां पर हो जाएगा विषम संख्या। क्या हो जाएगा? यानी विषम, ठीक है, विषम संख्याएं, ठीक है, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं किसको बोलेंगे हम लोग? विषम संख्याएं किसको कहेंगे? यानी कि जो संख्या 2 से पूरी विभाजित ना हो, यानी 2 से भाग देने पर यानी कि पूरा ना कटे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसा कि बिना जोड़ा वाला, जैसे हम लोग समझ सकते हैं क्या, 1 3, ठीक है, ये सब कोई जोड़ा में नहीं आएगा, 2 से भाग दोगे शेष बचेगा, इसका पूरा नहीं कटेगा। 5, ठीक है, 7, अच्छा 9, ठीक, 11 13, यानी अनंत तक। कहां तक चलेगा? अनंत तक। तो सबसे बड़ी
का बारे में निर्धारित नहीं है, लेकिन सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा, सबसे छोटी विषम संख्या यानी 1 होगा, या है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अगर कभी कभी क्वेश्चन बोला जाता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग लिखिए, तो प्रथम का मतलब शुरू से, यानी 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 4 लेंगे, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यहीं तक, यहाँ से यहाँ तक प्रथम 5 को बोलेगा तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो आपको पता रहेगा तब ना कि शुरू कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है विषम संख्या। ठीक, चलिए इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं, चूंकि ये बेसिक्स क्लास है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। आने वाला जो इसके बाद जो क्लास होगा ना, वो तो और इंपॉर्टेंट होगा। आपका मोसो पर बात करेंगे, यूक्लिड विभाजन पर बात करेंगे, सिद्ध करने वाला पर बात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से मोसो लोसो निकालने का बात करेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वो। चलिए, अब ये हम लोग का हो चुका है, तो अगला क्या है, अच्छा एक टॉपिक इसको भी समझ लीजिए, जब देख ही लिए पूरा संख्या तो इसको भी समझ लीजिए, यानी पूर्णांक। किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, तो सभी ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि माइनस में, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है, -4, -3, ठीक है, और -2, -1, ठीक, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 3 डॉट डॉट चलता रहेगा। तो सभी ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर, और सभी पॉजिटिव, और उसके बाद 0, सबको अगर शामिल कर दिया जाए तो इसी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ये माइनस में है तो पूर्णांक है, प्लस में है पूर्णांक है, ये सभी को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में माइनस भी शामिल होता है, शून्य भी शामिल होता है, और प्लस वाला भी संख्या शामिल होता है। चलिए, ये समझ में आ चुका है आप लोग को, आगे चलते हैं। इसका ज़्यादा रोल है नहीं, इससे पूछे जाते हैं नहीं एक भी क्वेश्चन, ऐसे ले लिए इसको। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, देखिए कुछ यहाँ पर सवाल होगा। सवाल ये होगा कि ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट कि दो कर्मिक का मतलब होता है लगातार। कर्मिक का मतलब होता है लगातार, लगातार समझ रहे हैं, कर्मिक का मतलब लगातार। जैसे 1 2 3 4, तो ये क्या है, कर्मिक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये हुआ लगातार। अगर कोई संख्या ऐसा लिखें, 1 लिखें, 5 लिखें, 2 लिखें, 10 लिखें और 3 लिखें, तो 1 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 10, 10 के बाद फिर 3, तो ये क्रमागत नहीं है, ये लगातार नहीं है, ठीक है। और ये क्रम के अनुसार है तो कर्मिक कहेंगे और लगातार कहेंगे, ठीक। तो ये समझ में आ चुका है आप लोग को। अब यहाँ पर आगे क्या समझना है कि दो कर्मिक का मतलब लगातार विषम संख्याओं का HCF 1 होता है, ठीक है। जब भी दो लगातार विषम संख्या होगा, दुगो लगातार विषम संख्या का मोसो कहे, HCF कहे, तो उसका आंसर मारिएगा 1, ठीक है। क्या मारिएगा, 1। दो लगातार विषम संख्याओं का मोसो क्या होता है, HCF क्या होता है, तो 1 होता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर 5 क्या है, 5 एक है क्या आपका, 5 है आपका, 5 हो गया क्या कि एक विषम संख्या, और दूसरा लगातार ले लेते हैं हम क्या, 7 भी क्या है, विषम संख्या। ये दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो 5/7 करते हैं, एक बार 5 6 कम 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इस 2 को 5 से लेके भाग देंगे तो कितना बार चलेगा, ये दी 4, 2 बार चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बचेगा 1, इस 1 को फिर यहाँ पर 2 लेंगे तो 2 बार में चलेगा, ठीक है। तो कितना आया, यहाँ पर 1 आया। तो हमेशा निकाल के देखिएगा, 2 लगातार होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं। जैसे लगातार होना है 3 5 7 9, ठीक है, लगातार होगा तो उसका क्या हो जाएगा कि उसका आपका मोसो हो जाएगा 1। तो याद रखिएगा। फिर 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होता है, तो 2 होता है। अगर सम संख्या लगातार, दुगो सम संख्या लगातार रहेगा तो उसका HCF 2 होता है। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। अगर 2 लगातार अभाज्य संख्या है ना, लगातार अभाज्य संख्या, दुगो लगातार अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका आपको HCF क्या होगा, अभाज्य और विषम के लिए लगातार रहेगा तो 1 होगा, और सम के लिए 2 होगा। तो ये याद रखिएगा, एक बार ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हम लोग।
ये सब सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए समझने के लिए यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलते हैं, ठीक है, अभी हमने कहा कि जैसे विषम संख्या लेते हैं, ठीक है, दो लगातार विषम संख्या मान लेते हैं 10 है और 12 है, ये भी सम है ये भी सम है, सम संख्या लेते हैं, ठीक है, विषम का तो दिखा दिया हम प्रूव करके। अब इसका अगर मौसो निकालेंगे ना, ये दोनों का मौसो, तो 10 और 12, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार चलेगा 10 होगा, ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, इसको ऐसे करेंगे, इसको यहाँ बैठाएंगे, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो किससे विभाजित हुआ? 2 से। तो हमने कहा दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो 2 होगा। और दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो 1 होगा। दो लगातार अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो 1 होगा। अभाज्य संख्या में मान लेते हैं एक संख्या 3 है, एक संख्या 5 है। अब इसका निकालो एचसीएफ, फिर भी क्या होगा? इसका एचसीएफ निकालेंगे तो वही आपका 1 होगा। ये अभाज्य संख्या, ये है सम संख्या, क्या है? सम। ये है अभाज्य, अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 3 है तो 3 भागा 5 करेंगे तो यहाँ पर एक बार चलेगा, 3 एकम 3 चलेगा, यहाँ पर 2 होगा, ये 3 होगा, फिर एक बार चलेगा 2 होगा, तो यहाँ पर 1 होगा, फिर 1 को ऐसे करेंगे, इसको यहाँ बैठाएंगे तो 2 बार चलाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 से कटा 1 होगा, ठीक है। आप सिद्ध कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। आप रफ कॉपी में बैठ के ऐसे कीजिएगा तो आपका दो लगातार अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब मोसो 1 होता है, एकदम यादें कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दो लगातार सम संख्या बोलेगा तो उसका एचसीएफ क्या होता है? 2 होता है। दो लगातार विषम संख्या बोलेगा तो 1 होता है। मेरे ख्याल से आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया। तो बच्चों आज का क्लास यही हम छोड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा ना, ये आपका हो गया पार्ट 1। क्या हो गया? ये चैप्टर, यानी चैप्टर 1 में ये चैप्टर, ठीक है, ये जो देखे हम लोग, ये जो चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं ना, तो चैप्टर 1 में यानी ये पार्ट 1 पर आए, ठीक है। ये बेसिक्स नॉलेज था जो कि आपको जानना ही जरूरी था। इसके बाद जो भी क्लास होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पार्ट 2। इसके बाद ये पूरा देख लीजिएगा तो इसका पार्ट 2 आपको फिर देंगे। हम क्या देंगे? पार्ट 2 देंगे। और पार्ट 2 देखना नहीं भूलिएगा। पार्ट 3 यानी 3 भाग में इसको हम पूर्ण रूप से 100% गारंटी के साथ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 3 पार्ट ही इसका बनेगा मैक्सिमम, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि पार्ट 1 और 2 में ही कंप्लीट कर दें। अगर ज़्यादा इसमें लंबा गए तो 3 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि सारे ऑब्जेक्टिव, सारे 2 नंबरिया क्वेश्चन कंप्लीट, 5 नंबरिया क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। और जो बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। और साइंस का जो पढ़ाया है प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी देखिएगा, ठीक है। और कोई नए बच्चे हैं तो वो उसको भी सब्सक्राइब करा दीजिएगा ताकि वो बच्चा भी इसका फ़ायदा ले सके, ठीक। आने वाला दिन में एक क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है।